चिल्लाने की आवाज सुनकर हरेंद्र और उसकी पत्नी सीमा दोनों दौड़ते हुए सोनू के कमरे की तरफ गए और देखा कि सोनू डर के मारे पलंग पर चढ़ गई है और उसके हाथ से चेस बोर्ड गिर गया है और उसके बनाए हुए मिट्टी के बर्तन और खिलौने भी नीचे गिरकर टूट गए। हरेंद्र और सीमा दोनों ने झुकते हुए एक साथ सोनू से पूछा कि क्या हुआ सोनू, तुम अचानक ऐसे जोर से चिल्लाई क्यों और ऐसे डरी हुई क्यों हो? तब सोनू ने इशारों इशारों में बताया, पलंग के नीचे की तरफ इशारा किया जहां पर एक कॉकरोच बैठा हुआ था। कॉकरोच को देखकर हरेंद्र और सीमा दोनों एक साथ ठहाके के साथ हंस पड़े और कहने लगे कि एक आर्मी वाले की बच्ची होकर तुम एक छोटे से कॉकरोच से डर गई, और हंसने लगे। तभी सोनू उछलकर हरेंद्र के पास आ गई और कहा कि पापा, उस कॉकरोच को मेरे कमरे से भगा दीजिए। और फिर हरेंद्र ने कहा ठीक है, चुप हो जाओ, मैं उसे अभी भगा देता हूं। हरेंद्र ने सीमा को कहा कि तुम सोनू को लेकर बाहर वाले कमरे में जाओ, तब तक मैं इस कॉकरोच को भगा कर आता हूं। सीमा सोनू को लेकर बाहर वाले कमरे में चली जाती है और हरेंद्र एक झाड़ू उठाकर उस कॉकरोच को भगाने लगता है और कॉकरोच को भगाकर फिर हरेंद्र भी झाड़ू रखकर बाहर वाले कमरे में आ जाता है और सोनू से कहता है कि मेरी बच्ची के कमरे में मैंने उस कॉकरोच को मार भगाया, अब डरने वाली कोई बात नहीं है। ये सब होने के बाद सीमा हरेंद्र और सोनू दोनों से कहती है कि अब दोनों बाप बेटे मुंह हाथ धो लो और खाना खाने के लिए आंगन में आ जाओ, मैं खाना लगा रही हूं। इतना कहकर सीमा किचन में चली जाती है और खाना लगाने की व्यवस्था करने लगती है और इधर सोनू और हरेंद्र दोनों हाथ मुंह धोने के लिए आंगन की तरफ चले जाते हैं और हाथ मुंह धोकर पोंछने के बाद में अपनी अपनी चटाई पर बैठ जाते हैं। इधर सीमा सारा खाना लेकर आंगन में रख देती है और एक एक करके हरेंद्र और सोनू दोनों को परोसती है। खाना शुरू करने के बाद जैसे ही हरेंद्र पहला निवाला अपने मुंह के पास ले जाता है, वैसे ही गांव के प्रधान जी हरेंद्र के घर पर दस्तक देते हैं। ग्राम के प्रधान जी को देखकर हरेंद्र उन्हें अंदर आने के लिए कहता है और साथ में भोजन करने के लिए कहता है। तभी प्रधान जी कहते हैं कि मैं तुमसे ऐसे ही मिलने चला आया हरेंद्र, खाना तो मैं भी जाकर खाऊंगा घर पर। तभी हरेंद्र कहता है कि बड़े दिनों के बाद मैं सेना से अपने घर पर आया हूं और बहुत दिनों से आपके साथ खाना भी नहीं खाया, तो मेरा मान रखकर मेरे साथ खाना खाने बैठ जाइए। हरेंद्र की ये बात सुनकर ग्राम के प्रधान जी कहते हैं कि अरे चलो, तुम कहते हो तो एक आध रोटी खा ही लेता हूं। और ग्राम के प्रधान जी हरेंद्र के पास में बैठ गए और फिर सीमा ने प्रधान जी के लिए भी थाली लगा दी और प्रधान जी को रोटी दे दी, वो भी खाने के लिए। खाना खाते खाते ग्राम के प्रधान जी ने हरेंद्र से कहा कि हरेंद्र, जब तुम रास्ते में आए, जब घर तुम आ रहे थे, तो रास्ते में तुम्हें क्या क्या लगा, क्या क्या देखने को मिला, तुमने क्या क्या देखा और उसे जो भी तुमने देखा उसे देखने के बाद तुम्हें क्या लगा? प्रधान जी की ये बात सुनने के बाद हरेंद्र एकदम से प्रधान जी की तरफ देखता है और कहता है कि प्रधान जी, आज के पहले मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि सारे के सारे गांव एकदम सन्नाटे से भरे और बड़े बड़े गड्ढे हैं गांव में। और जब हम आ रहे होते हैं तो रास्ते में ट्रेन के ट्रैक पर जब ट्रेन एक टनल से गुजर रही होती है तो वहां पर रास्ते में उन अजीबोगरीब जीवों की लाशों का ढेर था, जिन्हें देखने के लिए सारे यात्री और हम सभी सैनिक, मेरे साथी, हम सब जब उसे देखने पहुंचे, उन लाशों के ढेर को, तो उसे देखने के बाद हम सब लोग तो केवल देखते ही रह गए। परंतु ट्रेन में हमारी सीट के सामने कुछ दो वैज्ञानिक बैठे रहते हैं जो हमारे साथ ही आए थे उन लाशों के ढेर को देखने। और जैसे उन दोनों वैज्ञानिकों ने उन लाशों के ढेर को देखा, वैसे ही वे उनके बैग में से कुछ इंस्ट्रूमेंट्स निकालकर उन लाशों के शरीरों से कुछ न कुछ निकालने लगे और अपने पास किसी प्लास्टिक की पन्नी में भरकर रखने लगे। और उन्हें देखते हुए हम थोड़ा चौंक गए और उन्होंने हमारे चौंकते हुए चेहरे देखकर हमसे कहा कि सर, ऐसे क्या देख रहे हैं? हम वही दो व्यक्ति हैं जो आपकी सीट के सामने बैठे थे। दरअसल हम दोनों वैज्ञानिक हैं और इन अजीबोगरीब जीवों पर ही शोध का कार्य कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने इनके शरीर से कुछ सैंपल निकाले ताकि हम लोग इन पर शोध करके कुछ वैक्सीन जैसा कुछ इनका एंटीडोट बना सके। वो इतना कह रहे होते हैं कि उन लाशों के ढेर में से किसी एक लाश में हलचल शुरू हुई और वो लाश खड़ी हुई, देखते ही देखते सारी लाशें खड़ी हो गई। और जैसे ही उन दोनों वैज्ञानिकों ने पीछे मुड़कर देखा, उन दोनों ने चिल्ला चिल्लाकर हम सबको कहा कि सारे लोग भागकर अपनी अपनी सीटों पर, अपनी अपनी बोगियों में चढ़कर अपनी अपनी सीटों पर बैठ जाओ और खिड़की दरवाजे सारे बंद कर लो। यदि इन लाशों ने तुम्हें छू लिया और तुम्हें पकड़ लिया तो ये तुम्हें भी अपने जैसा बना लेंगे और तुम इनसे कुछ उड़ा नहीं पाओगे। ये सब सुनकर सभी यात्री एकदम से भागने लगे
परंतु हम सभी सैनिक और दोनों वैज्ञानिक वहीं खड़े होते हैं। जब हम खड़े थे तो वैज्ञानिकों ने हमसे कहा कि सर फिलहाल हमें यहाँ से जाना होगा, वरना ये लोग हमें भी अपने जैसा बना लेंगे। हम सभी लोगों ने उनके बैग लिए और उन दोनों वैज्ञानिकों को कहा कि आप लोग आगे चलते रहिए, हम आपकी सुरक्षा में पीछे पीछे आ रहे हैं। उसके बाद ट्रेन में चढ़कर हम सभी सैनिकों ने उन दोनों वैज्ञानिकों से इस बारे में लंबी चर्चा की। वो यहीं आसपास किसी गांव में आए हैं और शोध का कार्य कर रहे हैं। प्रधान जी ने सुनकर हरेंद्र से कहा कि दरअसल मैं इसी बात को लेकर तुमसे कुछ बातें करने आया हूं कि इसके उपाय के रूप में हम अपने गांव की सुरक्षा के लिए क्या कर सकते हैं। तुम्हारे हिसाब से हमें क्या करना चाहिए? हरेंद्र ने कहा, यदि मेरी बात माने और अगर मैं मेरे हिसाब से बताऊं तो जिस तरीके से गांव वाले अभी का जो तरीका अपना रहे हैं कि बड़े बड़े गड्ढे खोदकर यदि वो ज़ॉम्बीज हम पर हमला करे तो हम उन्हें उन गड्ढों में किसी भी तरह पटक कर उन गड्ढों में आग लगा दें जिससे वो मर जाएंगे। फिलहाल तो इसी तरीके का उपयोग हमें करना चाहिए। जगह जगह गड्ढे खुदवा देनी चाहिए, परंतु उन गड्ढों के आसपास बच्चों को नहीं भटकने देना चाहिए, जिससे यदि वो गिर जाते हैं उसमें तो उन्हें चोट वगैरह लग सकती है। अब हरेंद्र, प्रधान जी और सोनू तीनों का खाना हो चुका था और तीनों उठकर जाकर सोफे पर बैठ चुके थे। इधर सीमा सारे बर्तनों को उठाकर किचन में ले गई और हरेंद्र ने कहा कि अब तुम भी खाना खा लो सीमा। सीमा ने भी खाना खा लिया और इधर प्रधान जी से बात करते करते हरेंद्र ने कहा कि हमें एक आम सभा ग्राम पंचायत में बुलानी चाहिए और इस बारे में चर्चा करनी चाहिए। तभी प्रधान जी कहते हैं कि हाँ हरेंद्र, तुम ठीक ही कह रहे हो। इस बारे में पूरे गांव को और पूरे गांव की जनता को पता होना चाहिए कि आखिर ये चीज है क्या, इसके बचाव में हम लोग क्या कर सकते हैं। इतना कहकर प्रधान जी ने कहा कि अच्छा हरेंद्र, मैं चलता हूं। आम सभा के लिए समय निर्धारित होते ही मैं तुम्हें सूचित कर दूंगा। हरेंद्र ने भी ग्राम प्रधान जी का अभिवादन किया और कहा कि ठीक है प्रधान जी, आप जब भी मुझे बुलाएंगे मैं हाजिर हो जाऊंगा। प्रधान जी हरेंद्र के घर से निकलकर अपने घर की तरफ चल दिए और इधर हरेंद्र किचन में जाकर सीमा से पूछता है कि तुमने खाना खा लिया है क्या? तो सीमा कहती है कि हाँ, मैंने खा लिया है। प्रधान जी क्या कह रहे थे? ये प्रश्न हरेंद्र से पूछती है। तब हरेंद्र कहता है कि उन ज़ॉम्बीज के बारे में ग्राम पंचायत में आम सभा रखने का प्रस्ताव है और जैसे ही आम सभा का समय निर्धारित होता है ग्राम प्रधान जी हमें सूचित कर देंगे। ग्राम प्रधान जी ने आम सभा के लिए समय निर्धारित कर दिया होता है और सबको सूचित कर दिया जाता है। दिए गए समय पर सारे ग्रामवासी एक जगह पर इकट्ठा हो गए और सभा शुरू हो गई। प्रधान जी द्वारा ग्राम के चौकीदार को अपने घर बुलाया जाता है और कहा जाता है कि आज शाम को खाने के बाद ग्राम में एक आम सभा का आयोजन किया जाना है, जिसके लिए तुम पूरे गांव में प्रत्येक घर पर सूचना दे दो और समय पर सभी को आने के लिए कहो। यह सुनने के बाद ग्राम का चौकीदार प्रधान जी से प्रश्न करता है कि यह आम सभा अचानक किस लिए प्रधान जी? प्रधान जी कहते हैं कि ये आए हुए संकट से निपटने के लिए ग्राम में सावधानियां बरतनी जरूरी है, जिसके लिए सभी ग्रामवासियों को कुछ सामान्य बातों का पता होना आवश्यक है। इसी उद्देश्य से आज की आम सभा का आयोजन किया जाना है। सबसे पहले प्रधान जी अपनी जगह पर खड़े होकर सभी गांव वालों को आए हुए संकट ज़ॉम्बीज के बारे में बताते हैं कि आए दिन और क्या क्या घटनाएं घट रही हैं, जिस वजह से पूरे इलाके में डर का माहौल है और आसपास जिन गांव में जो भी घटना घटी होती है उन सभी घटनाओं के बारे में विस्तार से बताते हैं। इतना सुनने के बाद सभी गांव वाले एक ही स्वर में हाँ हाँ सही है, हाँ ये बात सही है, ऐसा कहने लगते हैं। गांव वालों की एक साथ ऐसी आवाज सुनकर हरेंद्र कहता है कि आप सभी शांत हो जाइए, इस बारे में ही सभा का आयोजन किया गया है। हमारे इलाके में कुछ 2 वैज्ञानिक इन अजीबोगरीब जीवों पर शोध कर रहे हैं और इनके समाधान के लिए नए नए प्रयोग कर रहे हैं। मेरी उनसे बात भी हुई है। फिलहाल हमें जब तक उनका कोई स्थायी समाधान नहीं मिल जाता, हमें हमारे बचाव के लिए सावधानी बरतनी होगी। तभी प्रधान जी कहते हैं कि हरेंद्र बिल्कुल सही कह रहा है और हमें फिलहाल इसी रास्ते को अपनाना चाहिए। आप सभी लोगों से निवेदन है कि यदि आपके भी कोई सुझाव हों तो एक एक करके सभा को बता दीजिए, जिन पर सोच विचार कर अमल किया जाएगा। तभी एक व्यक्ति खड़ा होकर कहता है कि प्रधान जी, फिलहाल तो हमें गांव के चारों ओर बड़े बड़े गड्ढे खुदवा देने चाहिए और गांव में जो भी बड़ी बंजर जमीन खाली पड़ी हो वहां पर भी गड्ढे खुदवा देने चाहिए और उनके आसपास ही पेट्रोल अथवा केरोसिन मिट्टी के तेल की आवश्यक मात्रा का आसपास ही संरक्षण करना चाहिए, ताकि आवश्यकता पड़ने पर तुरंत उसका उपयोग किया जा सके। प्रधान जी ने कहा कि
ये बात बिल्कुल सही है। हमें तुरंत ही आसपास इन चीजों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना होगा। तभी हरेंद्र प्रधान जी से कहता है कि प्रधान जी, आप एक समिति का गठन कर दीजिए जिसमें ग्राम के सभी युवा प्रत्येक घर से 2 व्यक्ति प्रत्येक दिन रात्रि को ग्राम के विभिन्न चौराहों पर पहरा देंगे और आने जाने वाले नए व्यक्तियों पर भी ध्यान रखेंगे। और खासकर एक बात का ध्यान रखा जाए कि रात्रि के 9 बजे के बाद कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकले। प्रधान जी ने कहा कि हरेंद्र, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। इस समिति के लिए तुम अपने विवेक से ही ग्राम के उन सभी युवाओं का चयन कर लो जो तुम्हें इस कार्य के लिए ठीक लगे। हरेंद्र कहता है कि ठीक है प्रधान जी, मैं अपने हिसाब से युवाओं को चयन करके उनके नामों की सूची आपको दे दूंगा। तभी प्रधान जी ने कहा कि हरेंद्र, अब तुम इन अजीबोगरीब विषयों के बारे में हम सबसे ज्यादा जानते हो, तो गांव वालों को तुम इनके बारे में पूरी पूरी जानकारी दे दो। तभी हरेंद्र कहता है कि ठीक है प्रधान जी, मैं बता देता हूं। ऐसा कहते हुए हरेंद्र अपनी जगह से थोड़ा आगे आता है और कहता है कि आप सभी को मेरा नमस्कार। पिछले 2 दिनों से हमें अपने रिटायरमेंट के बाद घर आने के लिए सफर में आने के बाद ही मैंने घटनाएं देखी और 2 वैज्ञानिकों से भी मिला था जिन्होंने मुझे बताया कि ये अजीबोगरीब जीव जिन्हें ज़ॉम्बीज कहा जाता है, ये पहले हमारी तरह ही एक सामान्य इंसान हुआ करते थे, जिनमें किसी वायरस का इन्फेक्शन होने के कारण ये अपना दिमागी संतुलन खो बैठते हैं और एक जैसी चाल चलते हुए सभी अन्य लोगों को अपने जैसा बनाने का प्रयास करते हैं। जब तक इन जीवों का कोई स्थायी समाधान नहीं निकल जाता, हमें सावधानियों से ही काम लेना पड़ेगा। और इनकी सावधानियों के रूप में मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। इन चीजों का आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले, अभी अभी जो बात हुई कि हम अपने गांव के चारों तरफ और बड़ी बड़ी जगहों पर बड़े बड़े गड्ढे खुदवा देंगे, तो जब भी यदि इन ज़ॉम्बीज का हमला हमारे गांव की तरफ होता है तो आपको सबसे पहले इन लोगों से दूर जाना है। आपको किसी भी हालत में इन ज़ॉम्बीज के हाथ में नहीं आना है, वरना इन्होंने यदि आपको छू भी लिया तो ये आपके शरीर पर थोड़ा सा भी घाव बना देंगे और उस वायरस का इन्फेक्शन आपके शरीर में भी हो जाएगा और आप भी इन्हीं के जैसे बन जाएंगे। फिर आप अपने परिवार से दूर चले जाएंगे और आप अपने परिवार, अपने गांव वाले, अपने साथियों की ही जान के दुश्मन बन जाएंगे। इसलिए ये आपको जब भी दिखे, आपको इनसे दूर भागना है और किसी भी तरह इन बड़े गड्ढों की तरफ भागते हुए जाना होगा और गड्ढे आने पर इन लोगों को उस गड्ढे में किसी भी तरह गिराना होगा। और जैसे ये लोग गड्ढे में गिर जाएंगे, आपको आसपास उपलब्ध मिट्टी के तेल अथवा पेट्रोल का उसमें छिड़काव करके तुरंत आग लगा देनी है, जिससे वे ज़ॉम्बीज उस समय के लिए तो मर जाएंगे। इसके बाद प्रधान जी अपनी जगह से खड़े हुए और उन्होंने कहा कि कल सुबह तक मेरे दोनों बेटे जो शहर गए हुए हैं वो भी आ जाएंगे और हरेंद्र तुम्हारी इस कार्य में सहायता करेंगे। हरेंद्र कहता है ठीक है प्रधान जी, जैसे ही वो दोनों शहर से आ जाएंगे मैं उनसे बात कर लूंगा, परंतु हमें आज से ही रात्रि को ग्राम के विभिन्न चौराहों पर पहरा देना होगा। इतना कहकर सभी लोग अपनी सहमति हरेंद्र के सुझाव पर देते हैं कि सभी घरों से 2-2 व्यक्ति प्रत्येक रात को पहरा देंगे गांव में। इस बात के बाद प्रधान जी कहते हैं कि आज की आम सभा की समाप्ति यहीं पर होती है। आप सभी अपने अपने घर जाइए और रात्रि को कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। इतना सुनकर सभी लोग अपने अपने घरों की ओर चले जाते हैं और फिर रात्रि के पहरे के लिए जिन नामों पर सहमति बनती है वो सभी लोग प्रत्येक चौराहों पर आ जाते हैं पहरा देने के लिए। रात्रि के समय ग्राम के पीपल के पास पहरा देते हुए लक्ष्मण और रामू को 2 व्यक्ति अंधेरे की तरफ जाते हुए दिखते हैं, जिन्हें देखकर वो चौंक जाते हैं और एक दूसरे से पूछने लगते हैं कि ये 2 लोग कौन जा रहे हैं, और उनका पीछा करने लगते हैं। लक्ष्मण और रामू उन दोनों व्यक्तियों को देखकर अचानक से चौंक जाते हैं और दोनों आपस में एक दूसरे को देखकर पूछने लगते हैं कि ये उस अंधेरे की तरफ कौन जा रहा है। उधर तो आज तक कोई नहीं गया और ना ही किसी को जाने की इजाजत है, फिर ये 2 लोग उधर क्यों जा रहे हैं? चलो आओ देखते हैं कि वो 2 लोग कौन हैं। इसी तरह रामू और लक्ष्मण दोनों उन 2 व्यक्तियों का पीछा करते करते उस घने घने अंधेरे में चले जाते हैं और जाने के बाद देखते हैं कि वो दोनों व्यक्ति गांव के इस कोने में एक टूटे हुए घर में, जहां पर कोई नहीं रहता, उस घर के अंदर जाते हैं और उनके पीछे पीछे रामू और लक्ष्मण भी जाते हैं। वो दोनों अंदर चले जाते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। पीछे से रामू और लक्ष्मण आते हैं। वो देखते हैं कि इन लोगों ने दरवाजा बंद कर लिया। उसके बाद वो लोग खिड़की की ओर जाते हैं और खिड़की से झांकने की कोशिश करते हैं कि ये 2 लोग कौन हैं
और अंदर क्या कर रहे हैं। जैसे ही वे दो लोग अंदर जाकर कमरे की या घर की लाइट चालू करते हैं तो उनका चेहरा देखकर रामू और लक्ष्मण कहते हैं कि इन दोनों व्यक्तियों को तो आज से पहले हमने गांव में कभी नहीं देखा। फिर ये गांव में इस सूने घर में क्या कर रहे हैं। उन दोनों के चेहरे देखकर लक्ष्मण और रामू को एक बात तो स्पष्ट हो गई थी कि ये दोनों व्यक्ति प्रधान जी के लड़के नहीं हैं। वैसे भी वो तो कल सुबह आने वाले हैं, पर इनके मन में ये प्रश्न है कि ये दो लोग कौन हैं। उन दोनों ने सोचा कि इन लोगों से अभी पूछने से अच्छा है पहले जाकर बाकी गांव में जो लोग पहरा दे रहे हैं उन्हें इस बात को बताया जाए। उसके बाद सारे लोग आकर इनसे पूछेंगे कि ये लोग कौन हैं और इस घर में, हमारे गांव में क्या कर रहे हैं। लक्ष्मण और रामू वापस जाने ही लगते हैं कि उन्हें अचानक घर के अंदर से कुछ टूटने की आवाज आती है और उन दोनों के आपस में कुछ बोलने की आवाज भी आती है। तभी लक्ष्मण और रामू वापस खिड़की से झांकने लगते हैं कि अंदर क्या हुआ। तभी उनकी नजर एक टूटे हुए कांच के बर्तन पर पड़ती है, जिसे देखकर वो दोनों अचंभित हो जाते हैं कि ये ना तो ग्लास है ना कुछ और ही। किस तरह का बर्तन है ये, एकदम गोल मटोल सा लंबी नली वाला। तभी अंदर रह रहे दोनों लोग आपस में बात करते हैं कि ये तुमने क्या तोड़ दिया, अपने पास एक ही था और तुमने उसे भी तोड़ दिया। तभी दूसरा व्यक्ति कहता है कि मैंने जानबूझकर नहीं तोड़ा, मेरे घूमने पर मेरा हाथ उस पर लग गया और वो गिरकर टूट गया। तभी दूसरा वाला व्यक्ति कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, कल बाजार जाकर दूसरा और ले आएंगे, परंतु उसमें मैंने एक पाउच रखी थी, उसे देखो, ढूंढो उसे, कहीं वो खो ना जाए। उसे लेकर इस बैग में वापस रख दो, हम हमारा काम कल शाम से शुरू करेंगे। ये सुनकर लक्ष्मण और रामू दोनों अचंभे में पड़ गए कि ये लोग किस काम के बारे में बात कर रहे हैं। उन दोनों के मन में एक ही ख्याल आने लगा कि क्या ये दो लोग वही तो नहीं जो उन ज़ॉम्बीज का निर्माण कर रहे हों और उन पर ऑपरेट कर रहे हों। इस बात की शंका होते ही लक्ष्मण और रामू तुरंत गांव की तरफ वापस लौट चले, जहां अन्य लोग पहरेदारी कर रहे थे, उनसे इस बात की चर्चा करने। रामू और लक्ष्मण जैसे ही पीछे घूमकर वापस जाने लगे तो अंधेरे में रखे कुछ लोहे के बर्तन उनकी नजर में नहीं आए और उनके पैर उन बर्तनों पर लगकर जिनसे उनके अंदर से जोर की आवाज हुई। और ये आवाज कमरे के अंदर बैठे दोनों लोगों ने सुन ली और वो तेजी से खिड़की की तरफ देखने आए कि आखिर वहां कौन है। तब तक रामू और लक्ष्मण नीचे झुककर छुप गए। उन्होंने टॉर्च लगाकर देखा, परंतु उन्हें कुछ नहीं दिखाई दिया, क्योंकि रामू और लक्ष्मण चतुराई से खिड़की के ठीक नीचे वाली दीवार से सटकर छुपे हुए थे। उसके बाद उन दोनों व्यक्तियों ने खिड़की को लगा दिया और खिड़की के पर्दे लगाकर दोनों अंदर चले गए। तब तक रामू और लक्ष्मण दोनों ने देख लिया कि वो अंदर चले गए। फिर वो उठकर धीरे से सावधानी पूर्वक गांव की तरफ आने लगे। गांव की तरफ आते आते वे रास्ते में ही बात कर रहे हैं कि आखिर ये लोग कौन हैं और किस काम की बात कर रहे थे, ये लोग क्या चाहते हैं। और आते वक्त उन्हें गांव के पुराने इमली के पेड़ दिख जाते हैं जो उसी घने अंधेरे इलाके में होते हैं। और उस गांव के उस इलाके में किसी भी व्यक्ति को जाने का इसलिए मना किया जाता है क्योंकि गांव की उस तरफ भूतिया आत्माओं के होने की खबर थी। गांव के लोगों का कहना ऐसा था कि गांव के कुछ इलाकों में खड़ी इमली के पेड़ और मेहंदी के पेड़ों पर भूतिया आत्मा रहती है। लक्ष्मण और रामू की नजर जैसी उन इमली और मेहंदी के पेड़ों पर पड़ती है वो डर जाते हैं, क्योंकि वहां अंधेरी रात में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और हवाएं चल रही थी। जैसे ही उनकी नजर उन पेड़ों पर पड़ती है वो लोग डर जाते हैं, क्योंकि उस पेड़ पर अलग अलग तरीके के पक्षियों के घोंसले टंगे हुए थे, जिन्हें देखकर उन्हें कुछ और ही महसूस हो रहा था। और वे उन्हें देखकर जल्द से जल्द उस रास्ते को पार करना चाह रहे थे। उस रास्ते को पार करते करते उस कच्चे रास्ते में उनके पैर किसी जगह अटक गए और वे लोग गिर गए। गिरने के बाद में धीरे से उठे और उन्होंने देखा कि उन्हें चोट लग गई है और उनका दोनों का पैर दुख रहा है। जहां से उन्हें किसी द्रव की भी आशंका हुई, उन्हें लगा कि शायद खून निकल रहा है, परंतु अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर भी वो लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे और उन्होंने उस रास्ते को कैसे भी करके पार कर लिया। जब जब आते वक्त वे दोनों उन लोगों का पीछा कर रहे होते हैं, तब लक्ष्मण और रामू ये बात भूल गए थे कि जो व्यक्ति भी उस अंधेरे इलाके में जाता है उसे कोई ना कोई बीमारी लग जाती थी। परंतु उस बात को अनदेखा कर या भूल कर भी दोनों उन दोनों व्यक्तियों के पीछे पीछे चले गए। और वापस आते वक्त जब उन्हें चोट लगी और जब उन्होंने उस रास्ते को पार कर लिया था, उन्होंने इस बात को सोचा। फिर उन्होंने इस बात पर ध्यान दिया कि उन्हें तो कुछ नहीं हुआ, वो एकदम सही सलामत हैं। फिर ये अफवाह किसने फैलाई है कि वहां जाने वाले व्यक्तियों को कोई बीमारी लग जाती है?
ये सोचते हुए वे दोनों वापस अपने गांव के पीपल के पेड़ पर, जहां पर पहरा दे रहे होते हैं, वहां पर पहुंच गए। दोनों ने अलग अलग दिशाओं में जाकर सभी दोस्तों को बुलाने का निर्णय किया और दोनों अलग अलग दिशाओं में पहरा दे रहे अन्य व्यक्तियों यानी कि उनके दोस्तों के पास जाते हैं बुलाने। और करीबन आधे घंटे के बाद वे दोनों उन सभी लोगों को बुलाकर पीपल के पेड़ के पास इकट्ठा करके उनके साथ साथ जो भी घटना होने लगी उसे दोहराने लगे और उन्हें बताया कि अभी अभी हमारे साथ ऐसा हुआ है। तभी तभी लोगों ने उन दोनों लोगों के पास जाकर देखने का निर्णय लिया कि आखिर वे दोनों लोग कौन हैं और यहां क्या कर रहे हैं और किस काम को अंजाम देने की बात कर रहे हैं। ये बात जैसे ही निर्धारित हुई, सभी लोग अपनी अपनी लाठी लेकर उसी रास्ते की ओर निकल पड़े जिस तरफ लक्ष्मण और रामू उन दोनों व्यक्तियों का पीछा करते करते गए थे। रास्ते में उन्हें अंधेरे की तरफ जाते जाते लक्ष्मण और रामू भी उनके साथ जा रहे होते हैं, परंतु लक्ष्मण रामू दोनों का पूरा ध्यान फिर से इमली के पेड़ और मेहंदी के पेड़ों पर ही है और वे दोनों केवल उन्हीं को देख रहे हैं। रामू और लक्ष्मण और उनके सभी साथी वापस उसी अंधेरे वाले रास्ते की तरफ जाते हुए उस घर की ओर जाते हैं जहां पर रामू और लक्ष्मण ने उन दोनों व्यक्तियों को जाते हुए देखा और उनकी बातें सुनी होती है। इसी बीच जाते जाते उस अंधेरे रास्ते में वही इमली और मेहंदी के पेड़ दिखते हैं जिन पर लक्ष्मण और रामू की नजर जाती है और वो फिर से डरने लगते हैं और वहां से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। जब रामू और लक्ष्मण के दूसरे साथी रामू और लक्ष्मण की तरफ देखते हैं तो उन्हें कहते हैं कि तुम कहां गए थे और किस जगह पर वे लोग तुम्हें दिखे थे। तब रामू और लक्ष्मण का ध्यान उन पेड़ों पर से हटकर उन लोगों की बातों पर जाता है और वो कहते हैं कि गांव के उस पुराने मकान में जहां पर कोई नहीं रहता, वो लोग उसी मकान में हमें दिखाई दिए थे, चलो उस तरफ चलते हैं। इसी बात को सुनकर सभी साथी उस मकान की तरफ चल देते हैं और वहां जाकर देखते हैं कि उस मकान का दरवाजा बंद होता है। यह देखकर सभी साथी कहते हैं कि चलो खिड़की से देखने की कोशिश करते हैं कि अंदर कौन है। जब सभी खिड़की की तरफ जाते हैं तो उन्हें खिड़की बंद दिखाई देती है और अंदर कुछ भी नहीं दिखाई देता क्योंकि अंदर के कमरे की लाइट बंद होती है। फिर वो सभी लोग कहते हैं कि यहां से तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तब वे लोग लक्ष्मण और रामू से पूछते हैं कि क्या तुमने सच में यहां पर किसी को देखा था या तुम्हारा कोई वहम या भ्रम था। तब रामू और लक्ष्मण कहते हैं कि नहीं नहीं, हम दोनों ने सच में यहां पर दो लोगों को देखा है, वो आपस में कुछ काम को करने की बात भी कर रहे थे। तभी सभी लोगों ने आपस में सोच विचार करते हुए कहा कि जब रामू और लक्ष्मण ने उन्हें देखा है तो फिर जरूर वे लोग कोई ना कोई होंगे। तभी अचानक बीच में से एक व्यक्ति बोलता है कि इस मकान के पीछे की तरफ भी एक दरवाजा है, चलो उस तरफ से देखते हैं कि कौन है। जैसे ही सभी लोग पीछे के दरवाजे की तरफ जाते हैं वहां देखते हैं कि पीछे के दरवाजे पर ताला लगा हुआ होता है। सभी लोग रामू और लक्ष्मण को कहते हैं कि यहां पर तो ताला लगा हुआ है, मतलब अंदर कोई भी नहीं है। उनमें से सभी लोग कहते हैं कि ये रामू और लक्ष्मण का वहम होगा, पर रामू और लक्ष्मण कहते हैं कि नहीं नहीं, ये हमारा वहम नहीं है, हम दोनों ने सच में उन लोगों को देखा है और बात करते हुए भी सुना है। शायद जब हम लोग वापस आ रहे थे तब हमारे आते वक्त एक बर्तन को लात लग गई थी, जिसकी आवाज सुनकर वे लोग हमें खिड़की से देखने भी आए थे। शायद इसी वजह से वो कहीं चले गए होंगे। फिर बीच में उन्हीं में से एक उनका साथी कहता है कि यदि ऐसा है तो इतनी रात को वो लोग कहां जाएंगे। तभी उसी की नजर उस दरवाजे पर लगे ताले पर पड़ती है। वो देखता है कि ताला तो एकदम नया है, जबकि यह मकान तो पिछले कई सालों से बंद है। तभी वो सभी लोगों को कहता है कि देखो, इस मकान पर नया ताला लगा हुआ है, मतलब जरूर यहां पर कोई ना कोई रहने आया हुआ है। ताला देखकर सभी को यकीन हो जाता है कि इस मकान में कोई ना कोई तो रह रहा है, परंतु वहां कौन है। तभी वे लोग उस ताले को तोड़ने की कोशिश करते हैं और लगभग आधे घंटे की मशक्कत के बाद उस मजबूत ताले को तोड़ देते हैं और घर के अंदर प्रवेश करते हैं। घर के अंदर जाते हैं और वे लोग टॉर्च से बिजली के बोर्ड पर लगी लाइट की बटन को दबाते हैं और जैसे ही लाइट जलती है वे सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर इस पुराने मकान में इतनी सारी नई नई अलग अलग तरीके की चीजें कहां से आ गई, जिनमें बहुत सी अजीब सी चीजें थी जो गांव के लोगों ने आज तक कभी नहीं देखी होती है। वहां पर लैपटॉप, रिमोट और इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ा अन्य सामान होता है तथा कुछ अलग अलग प्रकार के द्रव और कांच की बोतल ले ली, जिन्हें देखकर वो सब लोग हैरान हो गए और सोचने लगे कि आखिर ये सब कौन लाया होगा और यहां पर जो भी लोग रह रहे हैं उनका आखिर क्या मकसद है, क्या काम करने की बात कर रहे हैं। तभी वे सभी लोग सोचते हैं कि इस बारे में हमें ग्राम के प्रधान जी को और हरेंद्र को बताना चाहिए।
सभी लोग वहां से निकलकर उस गेट को बाहर से लगाकर गांव की तरफ वापस आने लगते हैं और रास्ते में बात करते हैं कि हमें कल सुबह इस बारे में प्रधान जी को बताना ही होगा। जैसे ही रात्रि का पहर खत्म होने को आता है, तब तक सभी लोग ग्राम के मुख्य चौराहे पर आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि फिलहाल हम सभी लोग अपने अपने घर चलते हैं और नहा धोकर आते हैं, फिर प्रधान जी को इस बारे में विस्तार से बताएंगे। तभी उनमें से लक्ष्मण कहता है कि मैं जाकर प्रधान जी को अभी पता कर आता हूं कि आज थोड़े समय के बाद आप ग्राम के मुख्य चौराहे पर आ जाना, जहां पर आपसे कुछ चर्चा करनी है। तभी रामू कहता है कि मैं भी हरेंद्र भैया को घर जाकर उन्हें ये बात बताकर आता हूं। सभी लोग लक्ष्मण और रामू की इस बात पर सहमति बना लेते हैं और सभी लोग अपने अपने घर की ओर चले जाते हैं तथा लक्ष्मण और रामू प्रधान जी के घर और हरेंद्र के घर की ओर जाते हैं। दोनों जाकर प्रधान जी को और हरेंद्र को बताने लगते हैं कि आज 2 घंटे के बाद ग्राम के मुख्य चौराहे पर प्रधान जी आपसे कुछ चर्चा करनी है और हरेंद्र भैया को भी ये बात बता देते हैं कि कुछ कल रात के बारे में चर्चा करनी है, तो आप सभी 2 घंटे के बाद ग्राम के मुख्य चौराहे पर आ जाइएगा। इतना कहकर लक्ष्मण और रामू भी अपने अपने घर को चले जाते हैं और जब वे अपने घर जाकर नहा धोकर खाना वाना खाकर समय पर ग्राम के मुख्य चौराहे पर पहुंच जाते हैं, तो वहां पर प्रधान जी और हरेंद्र दोनों पहले से ही उपस्थित होते हैं। उनके आते ही प्रधान जी हरेंद्र से कहते हैं कि आखिर क्या बात हो गई हरेंद्र, जो इन लोगों ने इतनी जल्दी में हम लोगों को बुलाया है। इतना सुनने के बाद हरेंद्र भी कहता है कि हाँ प्रधान जी, रामू भी जब मेरे घर आया था तो बहुत घबराया हुआ था और बहुत जल्दी जल्दी में कुछ बातें कर रहा था। अभी उनके आते ही पता चल जाएगा। तब तक सभी लोग ग्राम के मुख्य चौराहे पर आ चुके थे। उन सभी के आते ही प्रधान जी ने सबसे पहले लक्ष्मण को पूछा कि हाँ लक्ष्मण, क्या हुआ था बताओ। तभी उन सभी के साथियों में से एक व्यक्ति बोला कि प्रधान जी, कल रात को बहुत ही रहस्यमय घटना हम लोगों के साथ घटी। जब हम लोग रात को यहाँ पर पहरा दे रहे थे, तब लक्ष्मण और रामू को 2 लोग उस अंधेरे रास्ते की तरफ जाते हुए दिखाई दी, जहां पर आज तक हमारे गांव से कोई नहीं गया और जहां किसी को जाने की अनुमति भी नहीं है। उन दोनों को जाते हुए देख लक्ष्मण और रामू भी उन दोनों के पीछे पीछे चले गए और वहां पर इन लोगों ने जाकर देखा कि गांव के उस कोने पर बने हुए मकान में, जिसमें कोई नहीं रहता, वो लोग उसी के अंदर चले गए। और जब उन्होंने देखा तो इन्हें अंदर तरह तरह की चीजें दिखाई दी। इन लोगों ने आकर हमें ये बात बताई तो हम लोगों ने निर्धारित किया कि हम लोग भी उन्हें जाकर वहां पर देखेंगे। जाकर देखा तो वहां पर ताला लगा हुआ दिखाई दिया। हमने ताला तोड़ा तो हमें अंदर अजीब सी कोई इलेक्ट्रॉनिक चीजें और कांच की बोतलें मिली। तब हमें लगा कि इस बारे में प्रधान जी को बताना चाहिए और फिर हम लोग सुबह आ गए। लक्ष्मण और रामू तथा उसके सभी साथी, उनके साथ जो भी घटना घटित हुई, वो जैसे ही प्रधान जी और हरेंद्र को बताते हैं, वैसे ही हरेंद्र मनी मन सोचने लगता है कि आखिर उस कोने पर जहां पर आज तक इतने सालों में कोई नहीं गया, जहां पर जाना प्रतिबंधित है, वहां पर कौन रह रहा है। और इनके अनुसार वहां पर इतनी सारी सामग्री जब इन्होंने देखी तो वो किसकी होगी। वही प्रधान जी भी यही सोच रहे होते हैं कि ये सच है या फिर इनका कोई भ्रम है। तभी इस बात का निर्धारण हुआ कि सभी लोग उस ओर जाकर पता लगाएंगे कि आखिर वे 2 लोग हैं कौन और वहां पर क्या कर रहे हैं, किस काम को अंजाम देने की बात कर रहे होते हैं। हरेंद्र कहता है कि गांव के अंदर भी 4-5 लोगों का रहना जरूरी है। तभी 4-5 लोगों को वहां पर ठहरा दिया जाता है और बाकी लोग उसी घर की तरफ निकल पड़ते हैं। जब सभी लोग, सभी गांव वाले, प्रधान जी और हरेंद्र उस घर की तरफ जाते हैं, तब लक्ष्मण और रामू दोनों कहते हैं कि प्रधान जी, जब हम कल रात को उन 2 लोगों का पीछा करते हुए इस रास्ते से जा रहे थे, तब हम लोग बिल्कुल भी भूल गए थे कि इस रास्ते पर जाना सभी के लिए प्रतिबंधित है और ये इलाका भूतिया है। परंतु हम उस बात को नजरअंदाज करते हुए उन दोनों के पीछे चले गए। जब हम लोग वहां से वापस आ रहे थे, तो वापस आते समय हमें अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी और वहां पर बड़ी तेज हवाएं भी चलने लगी, इसलिए हम फटाफट वापस आ गए। तभी प्रधान जी कहते हैं कि हाँ, वो इलाका तो भूतिया ही है, तुम दोनों लोग अकेले वहां क्यों गए थे। इतना कहकर फिर हरेंद्र कहता है कि शायद तुम लोगों का कोई भ्रम होगा। प्रधान जी भी इस बात का समर्थन करते हैं कि हाँ, शायद तुम लोगों ने हम ही में से किसी को देखा होगा। तभी सभी लक्ष्मण और रामू के साथ बोलते हैं कि नहीं प्रधान जी, लक्ष्मण और रामू का भ्रम हो सकता है, परंतु जब हम लोग वहां पर गए थे तब हमें वहां पर वो सारी सामग्री देखने को मिली थी। आप भी चलिए, आप भी वही देख लेंगे। ऐसे ही चर्चा करते करते सभी लोग गांव के उसी कोने पर उस मकान के पास पहुंच जाते हैं जहां पर कल रात को ये सारे लोग वहां पर गए थे। वहां जाने के बाद जैसे ही वो उसी दरवाजे की ओर जाते हैं तो वो दरवाजा उन्हें बंद मिलता है। फिर वो लोग पीछे के दरवाजे पर जाते हैं जिन्हें इन लोगों ने बाहर से लगाया था। वो अभी भी वैसी हालत में बाहर से लगा हुआ था
जैसे ही प्रधान जी उस दरवाजे को खोलते हैं और अंदर प्रवेश करते हैं तो हरेंद्र और प्रधान जी तथा सभी गांव वाले लोग देखते हैं कि वही जो सामग्री लक्ष्मण, रामू और उसके साथियों ने बताई थी वो सभी वहां पर उपस्थित होती है। ये देखकर हरेंद्र कहता है कि ये तो सामान कुछ कुछ वैसा ही है जैसा उन वैज्ञानिकों के पास देखा था, और वहां पर रखा लैपटॉप भी शायद कुछ कुछ वैसा ही था। वो देख रहा होता है कि लैपटॉप तो चालू नहीं है, वो बिल्कुल बंद रखा हुआ है। वहां पर एक जगह और बाकी कुछ सामान जो कल रात को टूटा था वो सामान समेटकर एक डस्टबिन में डाला हुआ है। इस बात को देखकर गांव वालों को यकीन तो हो गया था कि यहां पर कोई ना कोई रह रहा है। इसके बाद ही हरेंद्र ने प्रधान जी से कहा कि प्रधान जी, उन दोनों वैज्ञानिकों का मोबाइल नंबर मेरे पास है, और जब हम लोग आ रहे थे तब उन्होंने मुझसे कहा था कि यदि कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो या मुझे कुछ कुछ ना बताना हो तो हम एक दूसरे को कॉल करेंगे। तो मैं सोच रहा हूं कि इन चीजों को देखने के बाद मैं उन दोनों वैज्ञानिकों को फोन करता हूं, क्योंकि वो हमारे गांव के आसपास के किसी इलाके में शोध कर रहे हैं। तभी प्रधान जी कहते हैं कि हाँ हरेंद्र, तुम सही कह रहे हो, तुम जितना जल्दी हो सके उन दोनों वैज्ञानिकों को फोन करो और इस बारे में बताओ। हरेंद्र उस घर से बाहर आता है और बाहर आकर वैज्ञानिकों को फोन लगाता है जिनके नंबर हरेंद्र ने लिए थे। और जैसे ही फोन लगता है तो वैज्ञानिक पहली बार में तो फोन नहीं उठाता, परंतु जब हरेंद्र दूसरी बार लगाता है तब वो उठाता है और वैज्ञानिक कहता है कि हाँ सर, कैसे याद किया आपने। तभी हरेंद्र कहता है कि सर, हमारे गांव में आपके पास जो कुछ चीजें थी उसी चीजों के जैसा कुछ हमें एक अजीब सा दृश्य देखने को मिला है, तो आप अभी कहाँ हो। मैं सोच रहा था कि एक बार आप आकर इन चीजों को देख लें, क्योंकि ये बहुत ही अलग घटना है, क्योंकि इस घर में, इस जगह पर यहां आज तक कोई नहीं आया। हरेंद्र की बात सुनकर वो दोनों वैज्ञानिक भी रोमांचित हो गए और कह रहे थे कि आखिर वो चीजें वहां कहां से आई, चलो चलकर देखते हैं। तभी हरेंद्र से वो उसके गांव का पता पूछते हैं। हरेंद्र कहता है कि आप इस वक्त कहां हैं, मुझे उस जगह का नाम बताइए। वैज्ञानिक जिस जगह पर होते हैं उसका नाम बता देते हैं। तभी हरेंद्र उन्हें कहता है कि आप वहां से इस बस में बैठकर इस जगह का नाम ले लीजिएगा, मैं वहां पर कुछ लड़कों को भेज रहा हूं, वो आपको लेकर आ जाएंगे। तभी वैज्ञानिकों ने कहा कि ठीक है सर, हम लोग आ रहे हैं, और इतना कहकर वे फोन रख देते हैं। हरेंद्र गांव के टेलीफोन बूथ पर फोन करता है और वहां पर बैठे दुकानदार से कहता है कि गांव में जो भी व्यक्ति ठहरे हुए हैं उनमें से किसी को बुलाकर मेरी बात कराओ। टेलीफोन बूथ वाला आदमी उन लोगों को बुलाकर हरेंद्र की बात करवाता है और हरेंद्र कहता है कि अभी आधे घंटे में कुछ 2 व्यक्ति गांव के पास में बस से उतरेंगे, उन्हें लेकर गांव के सुनसान इलाके में यहां पर आ जाना है। हरेंद्र फोन रखकर वापस उस घर के अंदर जाता है और उन चीजों को देखता है और प्रधान जी से कहता है कि प्रधान जी, मैंने उन दोनों वैज्ञानिकों को फोन लगा दिया है, वो लगभग आधे घंटे में यहां पर आ जाएंगे। इतना कहकर वो सभी लोग वहीं पर उन दोनों वैज्ञानिकों का इंतजार करते हैं और इधर वैज्ञानिक बस से उतर जाते हैं और वो लड़के जो गांव में ही रहते हैं उनमें से 2 लड़के उन वैज्ञानिकों को उस घर की तरफ लाते हैं। रास्ते में भी दोनों वैज्ञानिक उन दोनों लड़कों से पूछते हैं कि आखिर यहां पर क्या हुआ है और हरेंद्र सर ने इतनी जल्दी यहां पर हमें क्यों बुलाया है। वो कुछ अजीब से सामान की बात कर रहे हैं। क्या सामान है वह और यहां पर क्या हुआ है रात को, हरेंद्र सर ने मुझे पूरी बात नहीं बताई है। तभी वे दोनों लड़के कहते हैं कि जब से उन अजीबोगरीब जीवों की बातें शुरू हुई हैं तब से गांव के लोग डरे से हैं और हमारे गांव में कल रात को एक आम सभा हुई थी जिसमें यह निर्धारित हुआ था कि गांव के प्रत्येक घर से 2 लोग रोज रात को गांव के मुख्य चौराहे पर पहरा देंगे। कल जब लक्ष्मण और रामू के साथ हम लोग भी पहरा दे रहे थे तब लक्ष्मण और रामू को कोई 2 व्यक्ति गांव के उस कोने में जाते दिखाई दिए जहां पर जाना प्रतिबंधित है, वहां कोई नहीं जाता। इतना कहते ही उन दोनों वैज्ञानिकों ने कहा कि वहां जाना क्यों प्रतिबंधित है। तभी उन दोनों लड़कों ने एक साथ कहा कि उस इलाके को भूतिया माना जाता है, कहते हैं कि वहां पर आत्माओं का साया है। वैज्ञानिक कहते हैं कि ये सब तो आप लोगों का भ्रम है, भूत प्रेत वगैरह कुछ नहीं होता। तभी वे दोनों लड़के कहते हैं कि लक्ष्मण और रामू जब वहां पर गए थे और वापस आ रहे थे तब उन्हें भी अजीब सा कुछ महसूस हो रहा था। वैज्ञानिक और वे दोनों लड़के जाते रहते हैं, परंतु वे दोनों लड़के वैज्ञानिकों को उस इलाके में जाने वाले किसी अन्य रास्ते से ले जाते हैं जहां रास्ते में वो डरावना इलाका नहीं पड़ता। वैज्ञानिक पूछते भी हैं कि वो रास्ता कहां है जहां पर लक्ष्मण और रामू को अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी और अजीब सा महसूस हो रहा था। दोनों लड़के कहते हैं कि वो रास्ता दूसरा है, हम आपको दूसरे रास्ते से ले आए हैं। उस रास्ते में तो दिन में भी अजीब सी घटनाएं होती रहती हैं, इसलिए हम उस रास्ते से नहीं आते जाते और इस तरफ आना भी खतरे से खाली नहीं है। परंतु वहां पर ऐसी घटना हुई है
इसलिए हम आपको लेकर जा रहे हैं। जैसे ही वो लोग जा रहे होते हैं, उनके रास्ते में अचानक से एक पेड़ की टहनी ऊपर से टूटकर नीचे गिर जाती है। अचानक से एक बड़ी सी टहनी उन दोनों वैज्ञानिकों और उन दोनों लड़कों के सामने धड़ाम से गिर जाती है, जिसे देखकर वे दोनों लड़के और वैज्ञानिक डर जाते हैं। तभी वे दोनों लड़के उन वैज्ञानिकों से कहते हैं कि देखा सर, हम कह रहे हैं ना, ये इलाका भूतिया है। उन दोनों वैज्ञानिकों ने कहा कि ये टहनी सूखी हुई है और बहुत दिनों से ऊपर लटकी हुई थी, इसलिए शायद हवा में गिर गई। तुम लोग घबराओ मत। जैसे ही वैज्ञानिक उस घर की ओर आगे बढ़ते हैं, वो सोचते हैं कि ये घर तो कुछ कुछ देखा देखा सा लगता है। और वे दोनों वैज्ञानिक उन दोनों लड़कों के साथ सारी भीड़ को चीरते हुए बीच में जैसे ही पहुंचते हैं, लक्ष्मण और रामू कहते हैं कि यही तो है वो दो लोग जिन्हें कल रात को हमने यहां देखा था। तभी हरेंद्र कहता है, ये तुम लोग क्या कह रहे हो? ये तो वही दो वैज्ञानिक हैं जिनको मैंने बुलाया है। तभी लक्ष्मण कहता है, नहीं भैया, इनको ही कल हमने यहां देखा था। प्रधान जी कहते हैं कि लक्ष्मण और रामू कह रहे हैं तो एक बार पूछ ही लेते हैं। तभी हरेंद्र कहता है कि सर, ये कह रहे हैं कि इन्होंने आप दोनों को कल रात यहां देखा था। दोनों वैज्ञानिक कहते हैं कि एक मिनट सर, अभी बताते हैं हम। हरेंद्र सर, हम जिस लेबोरेटरी की बात कर रहे थे आपसे उस ट्रेन में, दरअसल वो लेबोरेटरी यही है। ये सारा सामान हम लोगों का ही है और ये फ्लास्क भी कल रात को इन सर से गलती से टूट गया था और कल रात को ही हमें एक फॉर्मूला याद आया और उसी के लिए उस फ्लास्क की जरूरत थी, जिस कारण हमें जल्द से जल्द फ्लास्क चाहिए था। इसलिए हम लोग कल रात को ही पास वाले शहर में वो फ्लास्क लेने चले गए थे। परंतु जब हमने वहां जाकर देखा कि वो दुकान बंद हो चुकी थी, तभी हमने सोचा कि सुबह तक इंतजार करते हैं, वरना वापस जाएंगे और फिर कल सुबह वापस आएंगे तो इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए हम कल रात से वहीं थे और जैसे हमने फ्लास्क लिया और आपने हमें फोन किया, हम लोग यहाँ पर आ गए। हम लोग कल रात को यहाँ पर लेट आए थे और यहाँ पर आकर जब हम लोग अंदर गए तो सर के हाथ से गिर गया था ये फ्लास्क और टूट गया था। तभी हम लोगों को दो लोगों की चलने की आवाज आई और हमने खिड़की से झांक कर भी देखा था। मुझे लगता है लक्ष्मण और रामू ही होंगे वो शायद। तभी लक्ष्मण और रामू ने कहा कि देखा प्रधान जी, हम कह रहे हैं कि यही वो दो लोग हैं। हरेंद्र कहता है कि सर, ये तो बहुत अच्छी बात है जो आप शोध हमारे गांव में कर रहे हैं। तभी प्रधान जी भी कहते हैं कि आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे गांव में शोध को कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि आपका ये शोध अवश्य ही सफल होगा और आप इन अजीबोगरीब जीवों के स्थायी समाधान के लिए कोई ना कोई दवाई बना ही लेंगे, जिससे आपका और हमारे गांव का दोनों का नाम रोशन होगा और हम इस दुनिया को इन जीवों के हमले से बचा सकेंगे। हरेंद्र कहता है कि परंतु जब हम लोग उस दिन स्टेशन से अलग अलग हुए थे, तब आपने हमारे गांव का नाम क्यों नहीं बताया कि आपकी लेबोरेटरी इसी गांव में बन रही है? वैज्ञानिकों ने कहा कि उस वक्त तक हमें भी इस गांव का नाम नहीं पता था। हमारे पास एक लेटर था जिसमें इस गांव का नाम लिखा हुआ था और हमने स्टेशन से बाहर आते ही उस लेटर को पढ़कर देखा था और फिर हमने दिन भर उसी स्टेशन के आसपास की सारी जानकारी और सभी मार्केट को देख परख लिया था कि हमें किसी भी चीज की आवश्यकता पड़े तो हम जल्द से जल्द उस चीज तक पहुंच सकें और फिर हमें आते यहाँ